दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल बेसिक इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे स्नाइडर इलेक्ट्रिक का जो इजी लॉजिक EM1X00 जो सीरीज का जो हमारे एनर्जी मीटर आता है यानी कि KWH जो मीटर आता है, इसके बारे में, इसकी वायरिंग कनेक्शन और इसके फंक्शन जो होते हैं, पैरामीटर जो होते हैं, उनके बारे में हम एकदम अच्छे से एकदम विस्तार से इसमें हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पिक्चर में देखेंगे तो ये अब जो है हमारा फ्रंट पैनल है जो स्नाइडर इलेक्ट्रिक का इजी लॉजिक EM1000 सीरीज का जो हमारा एनर्जी मीटर यानी कि KWH मीटर आता है, कंट्रोलर जो आता है उसका ये फ्रंट पैनल है। इस तरीके से कुछ दिया गया रहता है। ऊपर में हमारा L1 L2 L3 ये तीन यहाँ पे LED इंडिकेशन दिया रहता है तीनों लाइन का, यानी कि ये 3 फेज अगर जब हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं, अब जब चार्ज करते हैं तो तीनों लाइन का यहाँ पे इंडिकेशन के लिए दिया रहता है L1 L2 L3। और बाकी ये जो डिस्प्ले है एक LCD डिस्प्ले है जिसमें पूरी पैरामीटर जो भी अभी डिस्प्ले रहता है उसको ये शो कराने के लिए। उसके बाद यहाँ पे 4 इसमें ऑपरेटिंग की दिया गया रहता है। एक रहता है ESC यानी एस्केप के लिए, बैक जाने के लिए, और यहाँ पे पैरामीटर में अप डाउन करने के लिए या फिर वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे 2 की रहती है, अप का और डाउन का। और एक ओके बटन दिया गया रहता है किसी मेनू में या फिर सब मेनू में एंटर करने के लिए, किसी पैरामीटर को सेव करने के लिए। और नीचे यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक का मेक है इसका, और ये इजी लॉजिक EM1000 सीरीज। तो ये अलग अलग सीरीज आता है, इजी लॉजिक EM में अलग अलग सीरीज है। तो ये 1000 सीरीज का है एनर्जी मीटर यानी कि KWH मीटर भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे नीचे लिखा हुआ KWH मीटर। तो ये फ्रंट पैनल हो गया इसका। उसके बाद यहाँ पे बैक में देखेंगे तो यहाँ पे पूरा टर्मिनल डिटेल दिया गया रहता है, टर्मिनेशन डिटेल है, कौन से केबल कौन से वायर कहाँ पे आपको कनेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे करंट का इनपुट का रेंज दिया हुआ है 50 मिली एम्पियर टू 6 एम्पियर। तो ये इसका रेंज है करंट इनपुट का, यानी कि जो हमारे CT रहते हैं करंट जो करंट ट्रांसफार्मर जो है उसका जो हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे वायर, तो उसका जो रेंज रहेगा 50 मिली एम्पियर से 6 एम्पियर तक उसका रेंज दिया हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ पे इसका वोल्टेज रेंज यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, इसके ऊपर स्टिकर लग गया है। 80 मिनिमम 80 वोल्ट से लेके 400 कुछ वोल्ट तक इसका रेंज रहता है। तो चलिए इसके बारे में हम समझ लेते हैं कौन से टर्मिनल पे कौन सा वायर आपको कनेक्ट करना रहता है। तो दोस्तों सबसे ऊपर में जो यहाँ पे टर्मिनल दिया गया रहता है 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 टर्मिनल है जिसपे S1 S2 S1 S2 S1 S2 ऐसे करके लिखा हुआ है, सब पे दो दो जो टर्मिनल है वो एक अलग एक पेयर है, A1 A2 A3। तो जो A1 A2 A3 आप देख पा रहे होंगे ये CT के लिए, CT का कनेक्शन के लिए रहता है, यानी कि जो करंट ट्रांसफार्मर जो हमारे किसी पैनल में जो लगे रहते हैं तो उसका कनेक्शन हमें इस पे करना रहता है। जैसे अगर 3 फेज का है तो 3 CT यूज किया गया होगा, 3 करंट ट्रांसफार्मर हो गया होगा, लगा होगा, तो उन तीनों का यहाँ पे आपको कनेक्शन करना रहता है। तो आपको L1 L2 यानी R/B को यहाँ पे सीरियल वाइज कनेक्ट करना रहता है। जैसे R1 सॉरी रेड फेज का है जो, तो रेड फेज वाला आपको A1 पे, ऐसे ही Y फेज का A2 पे, और B फेज का ऐसे A3 पे, ऐसे आपको कनेक्शन करना रहता है। उसके बाद S1 और S2 का भी आपको ध्यान देना रहता है। तो यानी सेकेंडरी 1 और सेकेंडरी 2, इसी तरीके से जो मतलब सेकेंडरी जो 2 वायर आएगा CT का जो आउटपुट वायर जो आता है उनमें S1 S2 देख के उसके बाद उस तरीके अच्छे से इसको कनेक्ट करना रहता है। तो 1 से लेके 6 नंबर का जो टर्मिनल है वो CT के लिए रहता है। 3 CT रहेगा, तीनों CT का 6 वायर हो जाएगा, तो इसीलिए 1 से लेके 6 तक टर्मिनल जो है वो आपका CT के लिए हो गया। उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर दिया हुआ है और नीचे 14 नंबर। तो 7 नंबर और 14 नंबर जो टर्मिनल है ये RS485 कम्युनिकेशन के लिए रहता है। अगर RS485 कम्युनिकेशन कराना है तो उसके लिए 7 नंबर और 14 नंबर टर्मिनल दिया गया रहता है। उसके बाद यहाँ पे इधर में दिया हुआ है 8 9 10 11। तो 8 9 10 11 नंबर जो टर्मिनल है जिसपे V1 V2 V3 और VN लिखा हुआ है, तो ये जो चारों टर्मिनल रहता है वो BT के लिए रहता है, यानी कि वोल्टेज मीटर जो लगा रहता है उसके लिए रहता है। यहाँ पे वोल्टेज मेजर करने के लिए हर लाइन का जो वोल्टेज है उसका यहाँ पे वोल्टेज मेजर करने के लिए ये वाले जो वायर आते हैं वो इसमें लगा रहता है। तो ये V1 यानी कि R फेज का, ये Y फेज का, ये B फेज का, ये तीनों फेज का यहाँ पे वायर आ जाता है। और ये न्यूट्रल वाला जो वायर आता है वो VN पे आता है। तो यहाँ पे 4 जो टर्मिनल है वो वोल्टेज मेजरमेंट के लिए लगा हुआ है। उसके बाद 12 नंबर और 13 नंबर जो टर्मिनल है जिसपे L और N लिखा हुआ है,
तो ये इसका ऑक्सिलरी सप्लाई है, यानी कंट्रोलर को जो सप्लाई देना है एनर्जी, जो मीटर है इस मीटर की जो सप्लाई देनी है वो यहाँ पे दिया रहता है। इसको ऑन होने के लिए जो ऑक्सिलरी सप्लाई देना रहता है वो 12 नंबर और 13 नंबर टर्मिनल पे आपको देना होता है। तो ये इसका टर्मिनल डिटेल हो गया पीछे साइड का। अब इसमें हम समझते हैं इसका दोस्तों इसका जो फंक्शन है, मेनू है, पैरामीटर है, कौन से पैरामीटर हैं और कौन से पैरामीटर में क्या क्या सेटिंग्स दिए गए रहते हैं, उन सबको समझते हैं। उसके पहले यहाँ पे देखेंगे तो ये पैनल है, इसी पैनल का इसमें यहाँ पे ऊपर में सीटी लगा हुआ है, तो इस यही सीटी इसमें कनेक्ट किया गया है और इसी पैनल को मॉनिटर करने के लिए वो एनर्जी मीटर लगाया गया है। तो चलिए इसमें हमने यहाँ पे समझ लिया इसके फ्रंट पैनल पे इसके क्या क्या दिया हुआ है, बैक साइड में जिस कौन सा वायर कहाँ पे कनेक्ट करना है, ये चीजें हमने समझ ली। अब समझते हैं कंट्रोलर के अंदर के जो पैरामीटर है उसके बारे में, कैसे उसको एक्सेस करते हैं, कैसे इसमें पैरामीटर को चेंज किया जाता है, कौन से पैरामीटर का क्या मतलब होता है, उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से इसका होम डिस्प्ले आता है। आप इसका जो होम डिस्प्ले है आप इसको डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले जो है उसको चेंज भी कर सकते हैं, कई-कई में अलग-अलग होता है। तो अब इसमें हमें एंटर करना होता है। देखिए मेन स्क्रीन पे कुछ ये INTER जो आ रहा है वो इंटीग्रेशन मेनू होता है। इसमें अलग-अलग मेनू होता है। जैसे स्टार्ट मेनू जो रहता है, बाहर जाएँगे तो देखिए स्टार्ट मेनू यहाँ से रहता है RMS से। तो ये RMS है, रूट मीन स्क्वायर, तो सबसे पहले यही मेनू आता है और इसके अलावा कई सारे मेनू जैसे RMS के बाद INTG है यानी इंटीग्रेटर है, उसके बाद ओल्ड इंटीग्रेटर है तो OLD लिखा है, उसके बाद यहाँ पे DIAG यानी कि डायग्नोस्टिक्स है, उसके बाद यहाँ पे CLR है यानी कि पैरामीटर को क्लियर करने के लिए, उसके बाद ये SET है यानी कि सेटिंग्स हैं, उसके बाद फिर से आ जाता है स्टार्ट फर्स्ट वाले मेनू पे, तो ये पहला है RMS मेनू। तो अब RMS मेनू में क्या-क्या रहता है, हम इसमें ओके प्रेस करेंगे तो अंदर जाएँगे, तो यहाँ पे RMS मेनू में क्या होता है कि लाइव जो पैरामीटर हैं वो दिखाता है, जैसे कि पावर फैक्टर और यहाँ पे वाटेज दिखाता है जो यूज़ हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे अप डाउन करके इसमें कई सारे आप इसमें देख सकते हैं, अलग-अलग फेज़ का भी इसमें पावर फैक्टर और करंट वगैरह ये सारी चीज़ें दिखाता है। तो उसके बाद एस्केप बटन से हम बैक जाएँगे, फिर RMS में एंटर करने के RMS में ये सारी चीज़ें दिखाएँगी। फिर नेक्स्ट पैरामीटर यहाँ पे अप डाउन से जाएँगे, ये डाउन वाला की प्रेस करेंगे आ जाएगा INTG यानी कि इंटीग्रेटर। तो ये इंटीग्रेटर में ओके करेंगे, ओके करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से आता है। इसमें जो आपका जो एनर्जी मीटर है, जितना इससे लोड जा रहा है, कितना एनर्जी का खपत हो रहा है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाता है। अभी जैसे ये हमारा नया लगा है, तो अभी कोई इसमें खपत नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। जैसे घर की एनर्जी मीटर होती है, कितना यूनिट बिजली खर्च हुआ है, वही चीज़ यहाँ पे किलोवाट आवर में दिखाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पैरामीटर है इसमें RUN डाटेज यानी कि रन हावर, ये एनर्जी मीटर जो ये इसमें शो करता है कि रन हावर यानी कितना लोड जो है इससे कनेक्टेड लोड कितना देर चला है, वो आपको इसमें दिखाता है घंटे में। उसके बाद यहाँ पे है ऑन हावर यानी कि ये जो एनर्जी मीटर है या फिर जो पावर सप्लाई जो है वो उसका ऑन हावर दिखाता है, कितना टाइम वो ऑन हुआ है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये जितना देर से ऑन है वो टाइम दिखा रहा है। उसके बाद फिर से यहाँ पे आ गया INTER, तो यानी कि इंटीग्रेट इंटरप्शन दिखाता है कि ये जो पावर सप्लाई कितना बार इंटरप्ट हुआ है, यानी कितना बार इसका पावर सप्लाई कटा है फिर आया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 18 दिखा रहा है, यानी 18 बार इस पावर सप्लाई को इंटरप्ट हुआ है जब पहली बार हम इसको जब से ऑन किए हैं तब से। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी इंटीग्रेटर में। उसके बाद फिर हम चलेंगे बैक और इंटीग्रेटर के बाद नेक्स्ट जो मेनू आता है ओल्ड, इसमें ओल्ड इंटीग्रेटर दिखाता है। ओल्ड इंटीग्रेटर जैसे कि जो इंटीग्रेटर में जो पैरामीटर थे वही सारी पैरामीटर इसमें भी है ओल्ड वाले में। तो ये नया लगाए हैं तो ओल्ड में कुछ है नहीं। फिर बैक जाएँगे और नेक्स्ट जो आता है वो आता है डायग्नोस्टिक। तो ये डायग्नोस्टिक मेनू है, डायग्नोस्टिक मेनू में एंटर करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है MDL। तो MDL का मतलब होता है कि मॉडल मॉडल नंबर, ये जो हमारा प्रोडक्ट है उसका मॉडल नंबर यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये मॉडल नंबर है। मॉडल नंबर के बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे दिखा रहा है VER यानी कि इसका वर्जन, जो प्रोडक्ट जो है उसका वर्जन नंबर। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे चेकसम। चेकसम का मतलब होता है ये सॉफ्टवेयर की इंटीग्रिटी को चेक करता है। ये जो प्रोडक्ट है जो हमारा एनर्जी मीटर है इसका जो सॉफ्टवेयर है उसकी इंटीग्रिटी को ये चेक करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा पे ये ऑन टाइम है। यहाँ पे एनर्जी जो मीटर है, एनर्जी मीटर का यहाँ पे ऑन टाइम दिखाता है कि एनर्जी मीटर कितना देर से ये ऑन है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पे MINT यानी कि जो एनर्जी मीटर है वो कितनी बार इंटरप्शन इसका हुआ है, कितना बार इसमें डिस्टरबेंस आया है पावर सप्लाई का, तो वो यहाँ पे काउंटिंग दिखाता है।
उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कम्युनिकेशन सेटिंग। तो ये कम्युनिकेशन सेटिंग हो गया, और इसमें आईडी नंबर और जो बॉड रेट वगैरह सारी चीज़ें रहता है वो यहाँ पे दिखाता है। तो ये कम्युनिकेशन सेटिंग हो गया। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे करंट, यहाँ पे REV आ रहा है। तो इसमें ये दिखाता है कि कोई फेज, तीनों फेज में किसी फेज का जो CT है वो रिवर्स तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें इसमें दिखाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे दिखा रहा है नो ए डॉट इन, यानी कि नो इनपुट करंट। तो किसी फेज का अगर नो इनपुट करंट रहता है तो वो इसमें इस वाले पैरामीटर में दिखाता है। उसी तरीके से नो इनपुट वोल्टेज रहता है, अगर किसी वोल्टेज नहीं आ रहा है तो वो यहाँ पे दिखाता है। फिर यहाँ पे दिखा रहा है ERST, यानी कि एनर्जी रीसेट स्टेटस दिखाया है कि एनर्जी को कितनी बार इसमें रीसेट किया गया है। तो देखिए यहाँ पे कितनी बार रीसेट किया गया वो चीज़ यहाँ पे दिखाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है, उसमें सारे सेगमेंट जो होते हैं इस पैरामीटर के, जो सेगमेंट जितने होते हैं वो सारे यहाँ पे ग्लो होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट में हमारा फिर आ जाता है MDL, यानी कि फिर से हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो ये था डायग्नोस्टिक मेनू में। उसके बाद हम एस्केप करेंगे। एस्केप करने के बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे तो यहाँ पे आएगा CLR, यानी कि क्लियर इंटीग्रेशन जो वैल्यू है उसका ये ऑप्शन है, मेनू रहता है। तो इसमें आपको ओके करना है। ओके करने पर यहाँ पे अभी क्या है कि ये जो इसमें क्या बोलते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है उसको लॉक करके रखा गया है, तो उसको सबसे पहले अनलॉक करेंगे। तो अनलॉक करने के लिए अप और डाउन जो की रहता है उसको दोनों को एक साथ दबा के थोड़ा देर रखना रहता है, तो ये अपने आप अनलॉक हो जाता है। देखिए अनलॉक लिख के आ गया। तब ये CLR में एंटर करेंगे तब एंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे कोड आ रहा है इसका 2000, यानी 2000। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहता है वो 1000 रहता है। तो ये अप डाउन की से इसको हम 1 करेंगे, और 1 करने के बाद ओके करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये, इसको 4 बार आपको प्रेस करना है। उसके बाद ये पास लिख के आ जाएगा, और यहाँ पे लिख दिया कि CLR इंटीग्रेशन, इस तरीके से, यानी कि क्लियर हो गया इंटीग्रेशन, जो भी वैल्यू था वो क्लियर हो गया है। अब आपको एस्केप करना है, और फिर CLR के बाद नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है सेट, यानी कि सेटिंग। तो सेटिंग में आपको फिर से ओके करना है, और इसमें अंदर जाएंगे तो ये पहला वाला जो पैरामीटर आता है वो है व्यू। तो सेटिंग में क्या होता है कि व्यू और एडिट दो ऑप्शन होता है, जैसे यहाँ पे ये VIEW और उसी तरीके से EDIT, तो दो ऑप्शन इसमें रहते हैं व्यू और एडिट का। अगर आपको सेटिंग में केवल व्यू करना है तो व्यू वाले में ओके करेंगे, अगर आपको कुछ एडिट करना है तो एडिट वाले में करेंगे। जैसे हमको केवल व्यू करना है तो व्यू वाले में जाके ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग सारे इसमें पैरामीटर आएंगे, बहुत सारे इसके पैरामीटर हैं। तो अभी यहाँ पे आ रहा है A.PRI, यानी कि प्राइमरी जो वाइंडिंग है उसका एक करंट दिखा रहा है इसमें। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है सेकेंडरी करंट, सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 सेट किया गया है। उसी तरीके से प्राइमरी वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है 415 यहाँ पे है, और ये फिर सेकेंडरी वोल्टेज। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं SYS लिखा हुआ है कि जो सिस्टम है उसका कॉन्फ़िगरेशन किस में है, स्टार में है कि स्टार है, डेल्टा है, 2 फेज है कि सिंगल फेज है। तो अभी देख सकते हैं STAR लिखा हुआ है, यानी कि स्टार में इस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे ST.A, यानी कि स्टार्टिंग करंट। तो स्टार्टिंग करंट जो है यहाँ पे 005 रखा गया है, यानी कि मिली एम्पियर में रहता है। 1 से 200 मिली एम्पियर के बीच में इसको हम रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है PFSTD, यानी कि पावर फैक्टर स्टैंडर्ड। तो पावर फैक्टर का स्टैंडर्ड इसमें आपको सेट करना रहता है, जैसे अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे TRIG है तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसमें कई सारे रहते हैं, जैसे IEC भी रहता है, IEEE रहता है, TRIG रहता है, 3 रहते हैं। तो तीनों में से TRIG अभी सेट है। तो आप इसको सेटिंग में जाके यानी एडिट में जाके इसको आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो फंक्शन है वो है VF फंक्शन। जो VF फंक्शन इसमें आपको सिलेक्ट करना रहता है, तो दो रहता है, एक 3D रहता है और एक अर्थ रहता है। तो अभी जैसे 3D में सेट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है PAR, यानी कि पैरामीटर सिलेक्शन, यानी कि इसमें के आपको WH, VAH, VARH ये सारी चीज़ें आपको सिलेक्ट करना रहता है। जैसे अभी ये WH में है तो ये पैरामीटर सिलेक्शन के लिए रहता है, आपको एडिट में जाके इसको आप चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे बॉड। तो इसमें आपको बॉड रेट सिलेक्शन करना रहता है कम्युनिकेशन के लिए, जैसे 4800, 9600, 19200, अलग अलग 3 इसमें ऑप्शन रहता है। तो अभी 19.2 पे रहता है। तो इस पर आप सेटिंग में जाके एडिट में इसमें चेंज कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट है PRTY।
तो इसमें पैरिटी एंड स्टॉप बीट का इसमें सेटिंग रहता है। जैसे कि जब RS-485 इसका कम्युनिकेशन कराया जाता है तो उसमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है, बॉड रेट, पैरिटी एंड स्टॉप बीट का, तो वो सारी चीज़ें सेटिंग इसमें आपको करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आईडी रहता है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो RS-485 जो डिवाइस होता है उसमें जो इसका आईडी दिया होता है, अभी देखिए 01 है। तो इसमें जो RS-485 जो डिवाइस रहता है वो 1 से लेकर 247 जो डिवाइस है वो कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग आईडी नंबर हो सकता है। जैसे इसका आईडी 01 है तो आप 1 से लेकर 247 के बीच में इसमें आईडी नंबर आप ऐड कर सकते हैं। तो ये था सेट पैरामीटर सेटिंग का ये व्यू मोड। अब आपको व्यू मोड से आप एडिट मोड में जा सकते हैं। यहाँ पे एडिट करके फिर एंटर करेंगे तो इसमें भी आपको पासवर्ड डालना रहता है। जैसे कि अभी 2 है तो हम इसमें 1 करेंगे, इसको प्रेस करके फिर 4 बार इसको ओके प्रेस करना रहता है। 4 बार ओके प्रेस करेंगे, ये पास हो जाएगा। पास होने के बाद में देखिए यहाँ पे एडिट करने का आ जाएगा। तो यहाँ पे प्राइमरी करंट आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे 160 है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अभी इसमें ओके प्रेस करेंगे, अब ये ब्लिंक करने लगेगा। ब्लिंक करने वाली डिजिट को आप इसे अप डाउन करके चेंज कर सकते हैं। तो हमें अभी चेंज नहीं करना है। अगर आपको इसी तरीके से कोई भी पैरामीटर चेंज करना है तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे ये हो गया आपको प्राइमरी करंट, ये सेकेंडरी करंट, प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज अलग अलग। जैसे यहाँ पे स्टार है तो स्टार को अगर चेंज करना हो तो देखिए यहाँ पे स्टार हो गया, डेल्टा हो गया, यहाँ पे 2 फेज, सिंगल फेज, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज करके सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से सारे पैरामीटर को आप यहाँ से चेंज करके एडिट करके सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि सेव, आपको सेव करना है तो वो यहाँ पे वाई है। अगर ओके करेंगे तो यस हो जाएगा, तो हमको नो करना है। एन कर देंगे, एन करके ओके कर देंगे तो ये फेल हो गया है। तो यानी कि हम जो चेंजेस किए हैं वो चेंज नहीं हुआ है। तो इस तरीके से सेटिंग में आता है एडिट और व्यू। तो ये सारी चीज़ें अब हम स्केप करेंगे और फिर से आ जाएंगे मेन मेनू में। तो सेटिंग था, सेटिंग के बाद फिर से आ गया यहाँ पे मेन स्टार्टिंग मेनू RMS। तो अब देखिए, अब फिर से इसको लॉक करना होता है। जैसे कि RMS हो गया तो RMS को आपको डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पे आपको लॉक करना है। तो ये जो दोनों बटन है इनको आपको दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो इसी स्क्रीन पे आपको लॉक हो जाएगा। या फिर हमको मान लीजिए इंटीग्रिटी पे है, इंटीग्रिटी में एंटर करेंगे तो हमको KWH को ही होम स्क्रीन पे रखना है। तो ये जो दोनों बटन है इसको हम प्रेस करके रखेंगे तो लॉक लिख के आएगा। देखिए ये लॉक हो गया। अब ये इसी स्क्रीन पे अब लॉक हो गया। अब इसी स्क्रीन पे ये कंटिन्यू अब रहेगा, जब भी ये ऑन होगा तो इसी स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद एक चीज़ इसमें और बताते चले कि आप अगर मान लीजिए इसमें कुछ कॉन्फ़िगर करते हैं या फिर कुछ पैरामीटर में एंटर किए हैं तो अगर 2 मिनट तक आप इसको छोड़ देते हैं, इसमें कुछ अगर नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिक फिर से मेन स्क्रीन पे आ जाता है। तो अब मेन स्क्रीन आपका यही हो गया, डिफ़ॉल्ट जो डिस्प्ले रहेगा वो ये हो गया है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई और इसमें क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें।